तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे रॉल्स लॉ, और हमने पढ़ लिया था रॉल्स लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो वोलेटाइल्स के लिए और नॉन वोलेटाइल के लिए, दोनों के लिए लॉ आपको लर्न हो चुका है। ठीक है, और हमने कर ली थी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। एक डाउट बच्चे का आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर। ये पॉइंट ध्यान रखना, कंटेनिंग इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या है कि दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, आपको बताना है कितना अमाउंट लगेगा HCl का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं लेट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। आप सोडियम बाइकार्बोनेट के मास को लेट कर लो कि x ग्राम है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट x ग्राम है तो सोडियम कार्बोनेट आप बताओ मुझे कितने ग्राम हो जाएगा, 1 - में हो जाएगा x ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात बोली हुई है जिसको मैंने करा था अंडरलाइन। क्या? इक्वी मोलर मिक्सचर। मतलब क्या है कि दोनों के मोल्स इक्वल है। अगर मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या कहूंगा कि x डिवाइड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 84 ग्राम इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों के मोल्स तो इक्वल है तो इसके मोल्स हम करते हैं कैलकुलेट। तो 1 - में x डिवाइड बाय इसका मोलर मास। और इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, इसका h कम किया और एक ऐड कर दिया Na का मास, मतलब आपको उसमें इंटू ऐड कर देना है। इसका मास हो जाएगा 106। इसका मास कितना था, 84। इसमें एक Na एक्स्ट्रा है तो Na के मास इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और एक H को कम कर दिया। तो अगर आप इसमें 23 ऐड करते हैं तो 107 और H को माइनस कर दिया 106। तो दोनों के मोल्स आ गए आपके पास, दोनों के मोल्स आ गए और दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल है। यहां से आप इसको सॉल्व करो और यहां से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे आपको मिल जाएगा कि इस मिक्सचर में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और कितने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्लियर है? चलो फॉर्मूला लेते हैं इसको। ये हो गया आपका 106x इज इक्वल टू हो गया 84 माइनस में 84x हो गया। इधर केस को तो कितना हो गया, ये 190x इज इक्वल टू 84 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो 84/190 हो गया। ये आपका हो गया 19 चौक 76 हो गए। बाकी कितने, 8 80 हो गए। दोबारा से वही 19 के 4 और 19 0.442 ग्राम आपका आ गया ये एक्स की वैल्यू। मतलब ये आपके पास मास आ गया किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास आपके पास आ गया। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अब समझना है, यहां से हमारे पास दोनों का मास आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप देखो, यहां पर इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से। पार्ट 2 कर रहे हैं। अभी तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है कितना। अब हमारे लिए रिएक्शन करना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन से ही कंज्यूम होगा, पता लगेगा हमें कितना HCl कंज्यूम हो रहा है। और वहां जाएंगे हम अपने फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर हम लेते हैं फर्स्ट, हमारे पास है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें आपने ऐड करा HCl। और एक और हमारे पास होगी रिएक्शन Na2CO3, इसमें आप ऐड कर रहे हैं HCl। तो क्या फॉर्म होता है, यहां से क्या फॉर्म हो रहा है, यहां से फॉर्म हो रहा है आपके पास NaCl। यहां से क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास NaCl। यहां पे Na कितने, 2 है तो 2 NaCl हो गए। और क्या निकलेगा बताओ, और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। यहां पर चेक करें तो सेम CO2 और H2 होगा। बट बैलेंस कर लेना, यहां पे कितने Cl हैं, क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है ना। अब ध्यान समझ लेना, हमें कितना HCl चाहिए। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल चाहिए, और इसका अगर 1 मोल है तो इसका 2 मोल चाहिए। तो मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। भाई HCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे, कितने मोल्स चाहिए होंगे, कितने मोल्स इसके होंगे और इसके मोल्स कितने होंगे, x डिवाइडेड बाय कितना रहा था मेरे पास 84। जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल चाहिए होंगे HCl के, प्लस जितने मोल इसके होंगे उसके डबल चाहिए होंगे HCl के।
और इसके मोल क्या है, इसके बराबर है कि नहीं, और इसके मोल कितने हैं, x/84, तो इसके मोल कितने हुए, बोलो, 2 × x/84। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, दोबारा बताता हूं। इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए, चाहिए, तो इसके मोल कितने हैं, x/84 मोल्स पे, क्लियर हो गया। और कितना चाहिए HCl, जितने मोल इसके होंगे उसका डबल चाहिए, तो मतलब 2 में जितने इसके मोल्स होंगे, और इसके मोल्स क्या है, बराबर है ना, तो x/84 हो गया। तो आपको मिल गया यहां से 3x/84, इतने आपको मोल्स चाहिए HCl के, इतने मोल्स चाहिए आपको HCl के, और x का मास रख दो, कितना x का मास, 0.442, इतने मोल्स चाहिए HCl के, कहां पे सर, इसको ऐड सॉल्व करोगे ना, 84 एलसीएम आया, 2x और x, 3x हुआ, तो 3x/84 हुआ, तो 3/84 x की वैल्यू कितनी आ रही थी, अब इतने मोल चाहिए HCl के, बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी ml, हाउ मेनी ml, मतलब मुझे वॉल्यूम निकालनी है। जैसे हमने पहली रिएक्शन के लिए निकालना है, तो वो x/84 आ गए, x/84 मोल्स की एक्सेल पे पहले रिएक्शन के लिए, दूसरी रिएक्शन तो दूसरे के लिए चाहिए जितने भी इसके मोल्स होंगे उसके डबल मोल चाहिए होंगे, मतलब 2 में इसके मोल्स, 1 - x 2 में इसके मोल्स, हमने x ग्राम था, 2 में इसके मोल्स, और इसके मोल्स कितने हैं, जितने मोल इसके, और इसके मोल कितने हैं, x/84, दोनों के मोल्स तो पहले इक्वल थे ना, दोनों के मोल्स तो पहले इक्वल थे ना, एक एक क्लियर हुआ, इतने मोल्स चाहिए HCl के, बट हमें क्या चाहिए, कितनी, वॉल्यूम पूछ रहा है वो, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन में आप चेक करो, आपको दे रखा है कि मोलैरिटी कितनी है, 0.1, तो वॉल्यूम कितनी चाहिए आपको, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इतनी आपको वॉल्यूम चाहिए, इतनी आपको वॉल्यूम चाहिए, पास में आई, और ये वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लीटर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, तो आपका आंसर भी किसमें आएगा, लीटर में आएगा, बट आपको दिख रहा है कि आंसर बहुत स्मॉल आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, अब जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आपका आंसर आएगा ml में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है, सॉल्व करते हैं इसको आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, बट आप सॉल्व कर लो एक बारी, क्लियर है, समझ आया, नोट करो, अच्छे से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपका फिक्स है, एक न्यूमेरिकल सीबीएसई में फिक्स है, और 80 से 90% चांसेस होता है कि जेई में भी क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, बट उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, तो आपके मार्क्स मैटर करते हैं, उनका नेचर मैटर नहीं करता, कैसे आए हैं ये मैटर नहीं करता, चीटिंग करी है, पढ़ाई करी है, मैंने पढ़ाया, स्कूल वाले ने पढ़ाया, किसने मर्जी पढ़ाया और आप नहीं भी पढ़े, मार्क्स आ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप डफर हो, कि आप पढ़ते नहीं थे, बन रहा है क्या, गेम खेलता है मोबाइल में, ये सब बात चलती है। तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंड में मार्क्स कितने आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेम क्या है यहाँ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अमाउंट कितना है, नेचर, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लिखो यहाँ पे, फटाफट लिखो आप पहले डेफिनेशन, सच प्रॉपर्टीज
such properties of solution, such properties of solution which depends upon amount of solute particle, but does not depends upon nature of solute particle, but does not depends upon nature of solute particles. लिखो नेक्स्ट लाइन में, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं और आपको जेई में इसी से क्वेश्चन मिलने वाला है। अभी अप्रैल में मैच कराऊंगा, अप्रैल की शिफ्ट आ रही है और आप देख लेना अभी जो हम अगले वीक पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स भी वैसे मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स जेई अप्रैल 2026 में। तो चारों इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम आपको पता होने चाहिए। पहली चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, दूसरी चीज ये चारों क्या है इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपको मैंने एक बात समझाऊंगा उससे आप इस सारी प्रॉपर्टी को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं ये ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हुआ था आपको मैंने कहा, ध्यान सुना सारी चीजें क्या क्या बता रहा हूं आपको मैं। हमारे पास पहला जो कंटेनर है, एक कंटेनर हमारे पास है, कंटेनर हमारे पास है कवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा वाटर है, ध्यान समझना, इसके अंदर हमारे पास वाटर है। हमने एक कंटेनर और लिया, एक कंटेनर हमने और ले लेते हैं। अब इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, वाटर है, ठीक है। दोनों ही कंटेनर में वाटर था, ठीक है। दोनों कंटेनर में सेम वाटर है, अमाउंट जो वाटर का है वो सेम है, मतलब जितना एमएल इसमें उतना एमएल इसमें वाटर है, दोनों में सेम वाटर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, दोनों को मैंने हीट करा, ठीक है, सेम दोनों को दे रहा हूं मैं टेम्परेचर। इसमें मैंने क्या ऐड कर रखा है, इसमें मैंने ऐड कर रखा है कुछ सॉल्यूट, और जो मैंने ऐड करा है सॉल्यूट उसका नेचर क्या है, नॉन वोलाटाइल नेचर है उसका। आपको बताना है दो कंटेनर थे, एक कंटेनर ए एक कंटेनर बी, आपको बताना है किस कंटेनर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कौन से कंटेनर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा, ठीक है। अरे बात समझ भाई, इसमें क्या है, मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास वाटर का बीकर है और ये मेरे पास ग्लूकोज प्लस वाटर का बीकर, मतलब मैंने तो यहां पर एग्जाम्पल हो गया मेरा यहां पर ग्लूकोज, मतलब एक बीकर में सिर्फ वाटर है और एक बीकर में ग्लूकोज वाटर है। बात समझ में आ रही है, कौन से बीकर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मैं पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कैसे, अब मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट,
अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहां से आएगा थ्योरी का कि भाई इसका वेपर प्रेशर कम है, क्यों कम है। ठीक है, अब मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूं, ध्यान से लाइन को समझना। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो डिपेंड करेगा कि आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैं करता हूं एक्सप्लेन। व्हेन वी एडिड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, इसने क्या किया, इट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम करा, किसका, किसका, सॉल्वेंट का। इट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी, बाहर निकलने की टेंडेंसी थी, वो क्या हुई, पहले से कम हो गई। ठीक है, when we added a non-volatile solute, it decreases the surface area, due to which escaping tendency of solvent particle decreases, which leads to decrease in vapor pressure। लिख पाओगे, अपनी इंग्लिश में बना पाओगे, सही होनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बारी में। when we add a non volatile solute, it decreases the surface area of solvent particles or solvent molecules, due to which escaping tendency of solvent particle decreases, which leads to decrease in vapor pressure। vapor pressure कम तो boiling point, therefore boiling point increases। इंक्रीज का मतलब क्या, एलिवेशन, क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी कि भाई इसमें और इसमें पहले के कंपैरिजन वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम कह सकते हैं आर एल वी पी। भाई पहले के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, या पहले पढ़ चुके थे, है ना। अब वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आ रही बात समझ, बात में आ रही है। और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम उसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन तीन प्रॉपर्टी को तो आप आपस में रिलेट कर पा रहे होगे। सर क्या होगा, बाहर का जो वेपर प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर कम हो रहा है अंदर का, और बाहर का क्या वेपर प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा है कम जो भी है, उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि बर्फ पहले 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो रही थी, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया इसका। डिक्रीज होने की वजह से अब वो देर में फ्रीज होएगी, मतलब वो -2 या -1 ऐसे फ्रीज होगी। बट डिपेंड करता है कि बाहर का एनवायरमेंट क्या है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, जब को मैं प्रॉपर्टी कराऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट वाली, उसको मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जो कि यूज होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये आइसक्रीम वाला होता है, आइसक्रीम वाला क्या करता है, बर्फ लगाता है और बर्फ के साइड में थोड़ी सी नमक रख देता है। क्यों, ताकि बर्फ जमी रहे। अब मैं लेकिन जाता हूं पहाड़ों पे, वहां क्या होता है, बर्फ जमती है रोड पे, तो वो नमक डाल देते हैं ताकि बर्फ पिघल जाए। अब एक तरफ तो बर्फ काम कर रही है कि पिघल जाए, और एक तरफ बर्फ काम कर रही है, नमक काम कर रहा है कि बर्फ ना पिघले। काम नमक ही है बर्फ ही है, नमक ही। सराउंडिंग मतलब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, उस पर रिलेट करेगा वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा, कम वहां तो कम होगा ना, यहाँ ज्यादा होगा ना। हाँ, कम, हाँ हाँ, वहां पे जाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको उसका कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आप नंबर डालोगे तो। भाई बस टेम्परेचर ज्यादा ही है तो उसको रीच करने की कोशिश करेगा। तो डिपेंड करता है कि बाहर का वेपर प्रेशर क्या है। तो इसको और आगे से अच्छे से भी पढ़ेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या होता है मेनली। ठीक है, तो ये तीन तो आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर पे मेनली। इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दो पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे एक क्लासों में। आज हम पढ़ लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको इस क्वेश्चन मिलेंगे असाइनमेंट में कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें वाटर है, एक और बीकर मेरे पास भी है, उसमें ग्लूकोज वाटर है, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, रीजन आपको मैंने भी बताया। क्वेश्चन आएगा किसका वेपर प्रेशर हाई है,
आंसर ए। रीजन आप जानते हैं क्यों? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कई बार ए भी बोल देगा, कई बार एक्स वाई बोल देगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड भी करे हुए हैं, आप कर पाएंगे। बट कंसेप्ट समझ में आपको आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात तक, सारी बात पेपर प्रेशर से होती है। सर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है। बाहर का प्रेशर ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, जहां पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो अब इसको उसके प्रेशर के बराबर लाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था बाहर का, आप मान के चलो कि 30 डिग्री है, ठीक है। अब लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर है, मैं कहता हूं मान लो वो 30 mm था, वो 30 mm था, ये 20 mm है। अब जब मैंने थ्रू डाला तो वो और नहीं निकल पा रहा बाहर, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब अगर आपको उसको 30 तक पहुंचाना है तो आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो वेपर बना पाए। अब अगर मैंने और हीट दी तो मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो गया। सोल्यूट डाला। तो अगर मैनेजर बड़ा जो अंदर था जिसमें आपने 20 बोला था, तो अगर हमारा एसी है तो वो सर जम जाएगी। बर्फ में फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, करना क्या चाहते हो? सर सर बाहर का मैंने बोला ना कि बाहर का प्रेशर क्या है। अभी बाहर का प्रेशर आप मान लो लो है, ठीक है। अभी मैं आपसे कहूं कि मैं ना ठंड, अभी मान लो विंटर चल रही है, तो मैं कोकोनट का ऑयल है, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जम जाता है। क्यों? बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस टाइम पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम है। लेकिन अभी समर्स आ गई, अब घर जाना आप, आपको मिलेगा वो मेल्टेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया। तो अब कोई भी चीज मेल्ट हो रही है या कोई भी चीज फ्रीज हो रही है, वो डिपेंड करेगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अभी आप शिमला चले जाओ, वहां बर्फ जमाओ, जल्दी जम जाएगी। यहां बर्फ जमाओ, देर में जमेगी। आप देखते हैं, कहते हैं कश्मीर चले जाते हैं बर्फ गिर रही होगी, चलो सोनमर्ग चलते हैं, गुलमर्ग चलते हैं, वहां बर्फ पे स्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। क्यों? जर्मनी चले जाओ, आप जर्मनी में 7 to 8 मंथ तो ठंड पड़ती है, बर्फ गिर रही होती है। अभी आप 3 महीने बाद भी चले जाओगे आप, तो लोगों की कार पे बर्फ जम जाती है, तो उन्हें हैमर्स वगैरह से तोड़नी पड़ती है वो बर्फ, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। ठीक है, तो वहां बर्फ जमाने में मुझे दिक्कत ही नहीं आ रही, बड़ी जल्दी बर्फ जम रही है। लेकिन यहाँ बर्फ जमा दो अभी आप, और आप कई लोग आते भी, अभी जैसे गर्मी पड़ना चालू हो जाएगी ना, आप फ्रिज खोलोगे, लिक्विड लिक्विड मिलेगा उसके अंदर, ठंडा पानी मिल जाएगा, क्या बर्फ नहीं है भाई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ चुका है। अब क्या करते थे आप? अभी आप क्या करो, अभी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखते हो, अब घर पे जाओगे तो टेम्परेचर ना आप बढ़ा कर रखते हो, 7 डिग्री पे रखते हो, और आप देखते हो बर्फ चिल्ड जमी हुई है, बड़ा मस्त बर्फ जमी हुई है। लेकिन यही टेम्परेचर अभी समर आएंगी, आप फ्रिज को और लो करना पड़ता है फिर आप लोगों को। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो आप समझ रहे होगे कि पहले मैंने इतने पे रखा हुआ था तभी बर्फ जम रही थी, बट अब मैं उसको 2 डिग्री पर लेके जाऊंगा तब जाके बर्फ जमेगी। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है आपको बाहर का वेपर प्रेशर क्या है। बाहर के वेपर प्रेशर से ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। समझ आई बात? बाहर के प्रेशर से ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। बाहर का बॉइलिंग पॉइंट, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अगर एटमॉस्फेरिक कम है तो वो बॉयल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो लिक्विड होगा उसको बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी मिल जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर बाहर का ज्यादा है, ठीक है, तो आपको उसे और हीट करनी पड़ेगी, उसके प्रेशर कम हुआ तो। अब बात समझ में आ रही है? तो सारा खेल किसका है? सारा खेल है वेपर प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि आप कहां पर हैं, आप जर्मनी में हैं, आप इंडिया में हैं, कहां पे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिल रहा है, कितनी जल्दी वो बॉईल हो रहा है। क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टी विद डायग्राम, ये तो हम फर्स्ट वाले से पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाले में पढ़ चुके थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिफिनिट फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो दोनों को हम पढ़ेंगे एक साथ कलेक्टिवली नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी लाइफ में डेली हम देख रहे हैं, वहां पर भी यूज हो रहा है, घरों में यूज हो रहा है, आरओ आप देखते हैं, है ना, उस पर यूज करेंगे हम ऑस्मोसिस को। तो पढ़ते हैं हम ऑस्मोसिस क्या है।
ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं ये थोड़ा फैमिलियर होंगे ऑस्मोसिस के वर्ड से। सुना है ऑस्मोसिस? सुना है ऑस्मोसिस? ट्रांसफर सुना है ऑस्मोसिस? सुना है ऑस्मोसिस सबने? सुना है? चलो देखते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, चैप्टर सोल्यूशन में कैसे पढ़ना है ऑस्मोसिस। आपके पास, ध्यान समझना, आपके पास एक सॉल्वेंट है, यहां पे हमने एक लगा रखा है, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, वे आप मान के चलो कि एक छन्नी की तरह होती है। क्या है ये? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि नेचुरल भी बनती है और आर्टिफिशियल भी बनती है। नेचुरल जो बनती है ये एनिमल के स्किन से बनती है, पिग के ब्लैडर से बनती है। ठीक है, सेलोफेन उससे भी बन जाती है। और बनाते हैं इसको अगर आर्टिफिशियल तो K4 Fe6 से बनती है, पोटाशियम फेरोसानाइड से बनती है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करती क्या है? इट अलाउज, इट अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, बट इट डज नॉट अलाउ टू पास सोल्यूट पार्टिकल्स। तो आपको ध्यान, जैसे हम बात करते हैं घर में, सिर्फ चाय पास होगी, बाकी अदरक, चाय की पत्ती, जो भी मटेरियल है आपके, सोल्यूट जो भी थे, वो सारे पास नहीं होंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ छन्नी और चलनी ही है ना। तो इट अलाउज टू पास ओनली solvent particles but does not allow to pass solid particles। ठीक है, सेमी परमेबल बनती किसकी है? बताया था आपको मैंने, नेचुरली बन सकती है और आर्टिफिशियली बन सकती है। नेचुरल किससे बनती है? पिग के ब्लैडर से बनती है, एनिमल की स्किन से बनती है। जितने अच्छे इसके पोर्स, जितने पोर्स छोटे होते हैं उतना अच्छा फिल्टर पेपर होता है। तो एक तरह से फिल्टर पेपर ही है ये। ठीक है, जितने पोर्स बड़े होंगे उतना बेकार फिल्टर पेपर होगा, जितने पोर्स छोटे होंगे उतना वो अच्छा फिल्टर पेपर होगा, उतना अच्छा प्योरीफाई कर पाएगा। तो सैमी मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं एनिमल की स्किन से बनती है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो आपके में भी पोर्स हैं, बड़ा आपको दिख नहीं रहे हैं। अब तो स्वेटिंग हो रही है, पसीना तो आ रहा है, अंदर से तो आ रहा है, तो पोर्स हैं, है ना। तो एनिमल की स्किन से बनती है सेमी मेम्ब्रेन। इसका यूज क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए, और जो मैंने मॉड्यूल दिए हैं वहां पर भी लिखा हुआ है प्रॉपर, सेमी मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, जो भी चीजें हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जहां पे आपके पास सॉल्वेंट है, जहां पे आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सबको क्लियर है? क्लियर है? बताओ, आप बताओ मुझे, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? शुक्ला जी आप बताओ। मतलब मेंटेन लिक्विड में जब हम सॉल्यूशन डालते हैं तो प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट डज नॉट अलाउ टू पास सोल्यूट पार्टिकल्स। किससे बनती है? एनिमल की स्किन से बनती है, और आर्टिफिशियल भी बन सकती है, सेलोफेन। आर्टिफिशियल बता रहा हूँ, K4 Fe6, पोटाशियम फेरोसानाइड, Fe6। ठीक है, आगे चलें। अब क्या होता है हम समझना, पहले हम पहली चीज पढ़ रहे हैं हम, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो मैं ऐसा समझा रहा हूं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना।